Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Commentrol Guru Let's Compete. Today, I will discuss 20 MCQs, fantabulous MCQs related to the Diaznon. Some questions related to the break-in service and also extraordinary leave. It is part 1, so definitely the session would be interesting one. And those type of questions nowadays coming in the examination, that type of questions already I have framed. So definitely, if you listen the video, you will get information, and also I try to explain each and every question with clarity. So my friends, please subscribe my channel, share my channel. Asit Governmental Guru Let's Compete. You share my channel to your friends also, they can get also benefit. Please subscribe my channel if you see my video. If any query is there, you join my WhatsApp number 8327782034. If any doubt is there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss 20 MCQs related to the Diaznon, break-in service under Fundamental Rule 17A and extraordinary leave. Question number 1, you see, it is given which of the following is the most accurate definition of the term Diaznon in the context of government service. तो डायजनॉन क्या है? नो ड्यूटी नो पे, नो वर्क नो पे, ये मीनिंग. तो डायजनॉन सपोज कोई अनऑथराइज स्ट्राइक में कौन एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो गया, स्ट्राइक के लिए एक्चुअली परमिशन नहीं दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कौन एम्प्लॉय जाकर उसमें इन्वॉल्व हो गया स्ट्राइक में. सो वो जो डे है वो डायजनॉन डिक्लेयर होगा, और नो ड्यूटी नो पे, और वो भी लीव पीरियड में, क्योंकि ड्यूटी नहीं है तो लीव में काउंट नहीं होगा, और वो पीरियड भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा. वो पीरियड भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस, क्योंकि पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए जैसे ग्रेचुइटी के लिए, ठीक है, तो वो भी काउंट नहीं होगा. तो इसलिए डायजनॉन एक्चुअली नो वर्क नो पे. एंड ये जो अनऑथराइज एब्सेंस है, एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इम्पोज दिस पेनल्टी. ऑटोमेटिकली इट इज नॉट हैपेंड. इफ द कंसर्न एम्प्लॉई एब्सेंट अनऑथराइजली, कोई परमिशन नहीं लिया और एब्सेंट हो गया, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डायजनॉन, वो अनऑथराइज ड्यूटी पीरियड को डिक्लेयर करता है. ठीक है, उसमें आपका सैलरी नहीं मिलता है और लीव और आपका पेंशन अफेक्ट होता है. ठीक है, तो इसमें दिया है, देखिए 4 ऑप्शन से. डिसिप्लिनरी पेनल्टी दैट रिजल्ट्स इन द फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस, ए पीरियड ऑफ सैंक्शनड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, a period of suspension that is eventually treated as duty, a day that is not counted for salary, leave or pension benefits. Option D is the correct answer. क्योंकि जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है, यदि उसको डाइस नॉन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया तो नो ड्यूटी नो पे, और ईएल एचपीएल जब काउंट होता है वो ईएल एचपीएल में वो ड्यूटी काउंट नहीं होगा. उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे. और पेंशन में क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, और जो अनऑथराइज जो एब्सेंस पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा. क्योंकि आप देखा होगा जब ग्रेचुइटी कैलकुलेट होता है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस हम देखते हैं. ओके, हाफ ईयरली क्वालिफाइंग, कितना हाफ ईयरली क्वालिफाइंग सर्विस है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, a non-vacation employee has 45 days of Diaznon recorded during the January to June half year. What will be the deduction in their earned leave credit for the next half year starting in July? तो डायजनॉन 45 डेज का डायजनॉन है. ठीक है, अनऑथराइज एब्सेंस है फ्रॉम जनवरी टू जून. ठीक है, तो उसमें ईएल को कैसे वो अफेक्ट करेगा? ये जनवरी टू जून में, तो उसमें आप देखिए उसका 1/10 एक्चुअली ईएल रिड्यूस होता है फ्रॉम नेक्स्ट हाफ ईयर क्रेडिट ऑफ ईएल. सो उसका 1/10 निकाल दीजिए. 1/10 4.5 है, तो इक्विवेलेंट उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 5 हो गया. तो नेक्स्ट हाफ ईयर, जैसे यहाँ पर जनवरी टू जून है, तो नेक्स्ट हाफ ईयर एक्चुअली जो ईएल है वो एडवांस में क्रेडिट होता है. तो जुलाई 1 में कितना क्रेडिट होगा? 15 क्रेडिट होता है इच हाफ ईयर में, मगर जुलाई 1 में 15 ईएल क्रेडिट नहीं होगा, 10 ईएल क्रेडिट होगा.
क्योंकि डाइज नॉन के वजह से जो फर्स्ट हाफ ईयर में डाइज नॉन के वजह से जो 45 डेज डाइज नॉन था, जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड था, तो उसमें ईएल केस में 1/10 ईएल ओके कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईएल क्रेडिट, नेक्स्ट हाफ ईयर ईएल क्रेडिट। नेक्स्ट हाफ ईयर मीन्स जनवरी टू जून मीन्स नेक्स्ट हाफ ईयर जुलाई है, तो एडवांस क्रेडिट होता है जुलाई 1 में, तो 10 ईएल क्रेडिट होगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द डिडक्शन, पूछा है इन देयर ऑन लीव क्रेडिट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर स्टार्टिंग इन जुलाई। सो डिडक्शन मीन्स 5 डेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 5 डेज डिडक्शन होगा। ठीक है, 1/10 याद रखिए। यदि फर्स्ट हाफ में डाइज नॉन पीरियड होता है तो 1/10 उसका निकाल दीजिए, उसको राउंड अप कर दीजिए, और जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो 15 ईएल क्रेडिट होने वाला था उसमें डिडक्ट कर दीजिए। यहां पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल द डिडक्शन, 5 डेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। इसमें रूल पोजीशन में बता देता हूं। इसमें रूल पोजीशन आप देखिए, सीसीएस लीव रूल्स आप देखिए, इसमें रूल 27 सबसेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन है। जो रूल 27 है वो ऑन लीव के ऊपर है, नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सीसीएस लीव रूल्स 1972 का रूल 27 सबसेक्शन 3 देखिए, रूल पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि डाइज नॉन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इस केस में दोनों होता है ईएल में, डाइज नॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाहे वो विदाउट एमसी हो कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट हो कि विथ मेडिकल सर्टिफिकेट हो, तो उसमें आपका ईएल डिडक्शन होगा। ठीक है, 1/10। क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए। बेस्ड ऑन द रूल 29 ऑफ द सीसीएस लीव रूल्स, हाउ इज द हाफ पे लीव, एचपीएल के ऊपर पूछा है, हाउ इज द हाफ पे लीव क्रेडिट इंपैक्टेड फॉर एन एम्प्लॉय विथ ए पीरियड ऑफ डाइज नॉन। आप देखिए, यदि डाइज नॉन, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, जनवरी टू जून में आपका सपोज डाइज नॉन पीरियड सपोज 50 डेज है, तो एचपीएल केस में ये फर्स्ट हाफ में है, तो आप देखा होगा अभी बेसिकली नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में 10 एचपीएल, फर्स्ट हाफ में 10 एचपीएल, सेकेंड हाफ में 10 एचपीएल क्रेडिट होता है। वैकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है, नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में है। तो यदि फर्स्ट हाफ में 50 डेज डाइज नॉन हो गया, तो उसमें आप 1/18 उसका निकाल दीजिए, 1/18 निकालकर उसको राउंड अप कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 25/9, सो 2 तो ऑब्वियसली 2.7, तो राउंड अप कर देने से 3 हो जाएगा, तो इतना एचपीएल डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट हाफ ईयर क्रेडिट ऑफ एचपीएल। सो नेक्स्ट हाफ ईयर में कितना एचपीएल क्रेडिट होना चाहिए, 10 होना चाहिए, मगर अभी कितना एचपीएल क्रेडिट होगा, 7 एचपीएल क्रेडिट होगा, यही है ना। तो उसमें दिया है, रूल है कि यदि डाइज नॉन होता है तो उसका 1/18, ठीक है, नेक्स्ट हाफ ईयर में जो एचपीएल क्रेडिट होगा उसका 1/18 आप रिड्यूस करके एचपीएल क्रेडिट कीजिए। तो उसमें ऑप्शन देखिए, तो उसमें क्लियरली मेंशन है रिड्यूस्ड बाय 1/18 ऑफ द डाइज नॉन पीरियड मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 10 डेज जो है, क्योंकि आपका जो ईच हाफ ईयर में मैक्सिमम जो एचपीएल है 10 डेज है, फर्स्ट हाफ ईयर में 10 डेज है, सेकेंड हाफ ईयर में 10 डेज है। तो यदि रिड्यूस होगा, सपोज देखिए 180 डेज आपका फर्स्ट हाफ ईयर, पूरा जनवरी टू जून आपका डाइज नॉन हो गया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये टोटल हो गया कितना, 180 डेज, उसका 1/18 निकाल दीजिए, 1/18 है तो 10 डेज है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो हाफ ईयर में जुलाई 1 में कितना एचपीएल क्रेडिट होना चाहिए, 10 एचपीएल, मगर अभी नहीं मिलेगा, नील हो जाएगा, तो जुलाई 1 में नील हो जाएगा कि तो मैक्सिमम कितना एचपीएल डिडक्ट होगा, 10, और उस केस में ईएल केस में मैक्सिमम 15 डेज ईएल। ठीक है, तो उसमें यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, अन एम्प्लॉय सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट दे दिया,
हाँ 75 days declared as dies none in a half year. Calculate the deduction in their next on leave credit. अच्छा वैकेशन डिपार्टमेंट में 75 डेज सपोज हाफ ईयर, सेम एग्जांपल सपोज मैं दे दिया जुलाई टू दिसंबर, ये हाफ ईयर में ले लिया, इसमें 75 डेज है डाइजनॉन में डीएन कर दिया, ठीक है, इतना डाइजनॉन पीरियड है। तो जो नेक्स्ट इसका नेक्स्ट हाफ ईयर आएगा, नेक्स्ट हाफ ईयर जनवरी टू जून आएगा, तो जनवरी 1 में क्रेडिट होना चाहिए, मैं यहां पर कर दिया जनवरी 1 में क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 10 ईएल है, फर्स्ट हाफ में 5 ईएल, सेकेंड हाफ में 5 ईएल, तो इसमें कितना डिडक्शन होगा ना 1/30, याद रखिए जितना डाइजनॉन पीरियड है 1/30, तो 1/30 आप निकालिए 1/30 इंटू 75 करके निकाल दीजिए, इसमें भी हो जाएगा 2.5 लगभग, 2.5 है तो उसको राउंड अप कर दीजिए, राउंड अप कर देने से कितना होगा 3, ठीक है क्लियर 3 होगा, तो 3 डेज आपका डिडक्शन हो जाएगा। ओके कैलकुलेट द डिडक्शन पूछा है, डिडक्शन 3 डेज होगा, तो जनवरी 1 में आपका 2 ईएल क्रेडिट होगा इंस्टेड ऑफ 5 ईएल, तो जितना है 1/30 कर दीजिए, जैसे वहां पर नॉन वैकेशन में 1/10 ईएल डिडक्शन था, यहां पर 1/30, याद रखिए फॉर्मूला 1/30 क्लियर। सो 75 का 1/30 देखिए 2.5 राउंड अप कर दीजिए 3 डेज, तो इतना डिडक्शन होगा। तो नेक्स्ट हाफ ईयर में जनवरी 1 में जो 5 ईएल क्रेडिट होने वाला था उसके जगह 2 ईएल क्रेडिट होगा, क्योंकि इस एग्जांपल में 3 ईएल को डिडक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन एम्प्लॉई टेक्स 90 days extraordinary leave and has 40 days of dies none in the same half year, what is the total deduction in on leave? देखिए ऑन लीव में याद रखिए, ऑन लीव केस में ये दोनों डिडक्ट होगा, ईओएल होगा प्लस डाइज नॉन होगा, ये दोनों डिडक्शन होगा, ठीक है समझ में आ रहा है, दोनों डिडक्शन होगा, मगर एचपीएल में ओनली डाइज नॉन, एचपीएल में, तो फर्स्ट एचपीएल में याद रखिए, एचपीएल केस में ओनली डाइज नॉन पीरियड में, ठीक है डिडक्शन होगा, ठीक है। तो ईएल में ईओएल एंड डाइज नॉन, मगर एचपीएल में ओनली डाइज नॉन। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए टोटल इसमें हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो गया 90 डेज, ये हो गया 45, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 135 डेज हो गया आपका, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो गया 90, डाइज नॉन हो गया 45, दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका 1/10 निकाल दीजिए, उसका 1/10 13.5, अच्छा 13.5 को राउंड अप कर देने से कितना हो गया 14। अच्छा ये जो हाफ ईयर दिया है इन द सेम हाफ ईयर, सपोज ये हाफ ईयर है जनवरी टू जून ये हाफ ईयर है, इसी हाफ ईयर में 135 डेज मिलाकर ईओएल एंड डाइज नॉन। अच्छा अभी जुलाई 1 में कितना क्रेडिट होगा ईएल, ओनली ईएल क्रेडिट होगा 1, क्योंकि ईओएल एंड डाइज नॉन के वजह से 14 ईएल डिडक्ट हो जाएगा। तो जो 15 जुलाई 1 में मेरा एग्जांपल में जनवरी टू जून में ईओएल एंड डाइज नॉन पीरियड था, तो नेक्स्ट हाफ ईयर जुलाई 1 में क्रेडिट होगा ईएल, 15 डेज ईएल क्रेडिट होना चाहिए, मगर अभी 1 ओनली ईएल क्रेडिट होगा, क्योंकि 14 ईएल डिडक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर डिडक्शन पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिडक्शन पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोनों अफेक्ट होगा ईएल केस में, ईओएल। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो सर ईओएल विथ मेडिकल सर्टिफिकेट है, विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, इस केस में ये ओनली ड्यूटी में काउंट होगा, याद रखिए ये ड्यूटी में काउंट होगा, मगर सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है सैलरी नहीं मिलेगा, आपका ईएल एचपीएल अफेक्ट होगा, ईएल एचपीएल अफेक्ट होगा, चाहे विथ मेडिकल सर्टिफिकेट हो विदाउट मेडिकल, ओनली ड्यूटी काउंट होगा यदि मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो,
ड्यूटी में काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में ऐड होगा, अदरवाइज सैलरी नहीं मिलेगा और ईएल एचपीएल एज यूजुअल अफेक्ट होगा। आप ये मत मानिए कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया ईओएल पीरियड में और मेरा लीव अफेक्ट नहीं होगा, ये मुझे सैलरी मिलेगा। नो सैलरी, ईओएल मीन्स नो सैलरी और ईओएल मीन्स लीव अफेक्ट होगा, चाहे एमसी हो कि विदाउट एमसी हो। ओनली विथ एमसी विथ मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूटी में काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, और विदाउट एमसी ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा कि क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। इफ एन एम्प्लॉय टेक्स 90 days of extraordinary leave and has 45 days of dies none in the same half year, what is the total reduction in HPL? अच्छा, मैं बार बार बताया कि HPL केस में आपका EOL अफेक्ट नहीं होगा, EOL नो अफेक्ट, याद रखिए। ठीक है, EOL अफेक्ट नहीं होगा, ओनली डाइज रन अफेक्ट होगा। अच्छा, डाइज रन कितना है? 45 डेज है, तो उसका HPL केस में कितना? 1/18 of HPL कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट हाफ ईयर HPL क्रेडिट, तो उसमें निकाल दीजिए। सपोज 9 2 जा 9 5 जा तो 2.5 हो गया, इक्विवेलेंट टू 3 हो गया। ठीक है, तो डिडक्शन कितना होगा? 3 डेज होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो 10 HPL क्रेडिट होने वाला था उसके जगह 7 HPL क्रेडिट होगा, तो उसमें 3 डेज डिडक्शन होगा, तो नेक्स्ट हाफ ईयर में 7 HPL क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाफ ईयर में 7 HPL, ठीक है, क्रेडिट होगा, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर डिडक्शन पूछा है तो 3 डेज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मगर HPL केस में EOL अफेक्ट नहीं होगा, ओनली डाइज नॉन पीरियड अफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलराइजेशन ऑफ ए डाइज नॉन पीरियड इज करेक्ट? क्या डाइज नॉन एक बार कॉम्पिटेंट अनऑथराइज एब्सेंट आप रह गए, अनऑथराइज एब्सेंट पीरियड को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया, क्या उसको रेगुलराइज किया जा सकता है? वंस डाइज नॉन डिक्लेयर होने के बाद क्या रेगुलराइज हो सकता है? डाइज नॉन डिक्लेयर होने के बाद वो रेगुलराइज नहीं होगा। आप बोलेंगे कि मेरा ये जो डाइज नॉन पीरियड है, जो लीव एक्चुअली ड्यू है उससे उसको एडजस्ट कर दिया जाए, नहीं होगा। वंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया मीन्स उसको एक्चुअली रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, वो नॉन ड्यूटी माना जाएगा। ठीक है, तो वही है 4 ऑप्शंस, इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, इट कैन नॉट बी regularized later as leave, it can only be regularized as a half pay leave with the authority's permission, it can be converted to EL if the employee has sufficient balance। मगर ये ऑप्शन बी, मैं आपको बार बार बताया कि वंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अनऑथराइज एब्सेंट पीरियड को डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया मीन्स लेटर में उसको कोई भी लीव से एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रिडक्शन ऑफ EL क्रेडिट इन हाफ ईयर फॉर ए नॉन वैकेशन एम्प्लॉय ड्यू टू डाइज नॉन? अच्छा, तो इसमें आपका एक्चुअली फर्स्ट हाफ ईयर में 15 EL क्रेडिट होता है और नेक्स्ट हाफ ईयर में 15 EL क्रेडिट होता है, यही है। सपोज फॉर एग्जांपल पूरा जनवरी टू जून पूरा पीरियड डाइज नॉन है, फुल डाइज नॉन है, मैं यहां पर लिख दिया फुल डाइज नॉन है, तो बाकी 6 मंथ्स है 180 डेज, तो इसमें 180 डेज मीन्स 1/10 निकाल दीजिए, 1/10 ऑफ 180, तो उसमें कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, क्योंकि EL में कितना EL सपोज आपका डाइज नॉन हो जाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो जाता है, जितना पीरियड होगा उसका 1/10 हम निकालेंगे, तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो EL क्रेडिट होगा उससे डिडक्शन होगा, तो यहां पर 18 हो गया। मगर नेक्स्ट जो हाफ ईयर है जुलाई 1 में एडवांस क्रेडिट होता है, 15 EL होना चाहिए, 15 EL क्रेडिट होना चाहिए, मगर यहां पर तो 18 हो चुका है ये डिडक्शन करने के लिए, तो मैक्सिमम 15 EL ही डिडक्ट होगा। ठीक है, अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यदि पूरा हाफ ईयर डाइज नॉन पीरियड हो जाता है कि पूरा हाफ ईयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो जाता है, ठीक है, कि दोनों मिलाकर पूरा हाफ ईयर हो जाता है, तो मैक्सिमम तो 15 EL नेक्स्ट हाफ ईयर में तो 15 EL क्रेडिट होगा जुलाई 1 में,
सपोज पूरा फुल जनवरी टू जून आप अनऑथराइज एब्सेंट रहा और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया, तो 180 डेज का 1/10 निकाल दीजिए, 18 हो गया। तो मैक्सिमम ईएल जो नेक्स्ट हाफ ईयर में क्रेडिट होगा 15, तो मैक्सिमम 15 डेज को हम डिडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू डाइज नॉन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस फॉर ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हु पार्टिसिपेट इन ए 1 डे स्ट्राइक। अच्छा, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ने एक दिन स्ट्राइक कर दिए। आप याद रखिए, यदि जो है कंसर्टेड एक्चुअली स्ट्राइक होता है और उसको तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है, उसको तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन नहीं देगा। यदि स्ट्राइक होता है, चाहे इंडिविजुअल चला गया, कोई अनऑथराइज स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गया, कि ग्रुप वाइज स्ट्राइक कर दिए, उसको तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है, तो वो पीरियड को डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द डे इज ट्रीटेड एज अनऑथराइज एब्सेंस बट सैलरी स्टिल पेड, तो नो ड्यूटी नो वर्क उसको डिक्लेयर किया जाएगा। दे आर प्लेस्ड अंडर इमीडिएट सस्पेंशन, नो। दे लूज 10 days ऑफ ईएल एज ए पेनल्टी, नो। द डे इज डेज को जो अनऑथराइज स्ट्राइक में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज चले गए, तो एक मास कैजुअल लीव हो गया। मास कैजुअल लीव, मास पेन डाउन, कभी कभी मास मैनर क्या करते हैं वो नोइंगली दे वांट टू स्लो डाउन द वर्क, तो ये सब केस बहुत डेंजरस है, तो ये सब डाइज नॉन हो जाएगा। तो रिजल्टिंग इन नो सैलरी एंड नो सर्विस क्रेडिट। नो सर्विस मीन्स क्वालिफाइंग सर्विस की ड्यूटी में वो सैलरी नहीं मिलेगा, नो ड्यूटी, ओके, नो सर्विस पीरियड, नो क्वालिफाइंग सर्विस, सब आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर FR फंडामेंटल रूल 17A, who is defined as the competent authority empowered to condone or otherwise decide on a break in service। अच्छा, जो फंडामेंटल रूल 17A में यदि ब्रेक इन सर्विस, कोई अनऑथराइज एब्सेंस होता है और अनऑथराइज एब्सेंस को ब्रेक इन सर्विस माना जाता है, ठीक है, अनऑथराइज एब्सेंस को ब्रेक इन सर्विस हो गया मीन्स उसको कौन कंडोन करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंडोन करेगा, माफ करेगा, क्योंकि ब्रेक हो जाने से आपका कंटिन्यूअस सर्विस में ब्रेक हो गया। कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए किसके लिए? डिपार्टमेंटल एग्जाम, LTC, आप टेम्पोररी पोस्ट में हो परमानेंट होने के लिए, ये सब कंटिन्यूअस सर्विस, तो कंटिन्यूअस सर्विस ब्रेक हो जाएगा मीन्स पास सर्विस फॉरफिट हो जाएगा। तो इस केस में उसको कंडोन कौन करेगा? यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, यदि ब्रेक इन सर्विस लगता है, ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभी आप कंफ्यूजन मत होना, कभी कभी क्या है, अनऑथराइज एब्सेंस यूए लिख दिया, अनऑथराइज एब्सेंस को डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया, तो डाइज नॉन में प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट नहीं होगा, ओनली जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड ही एक्सक्लूड होगा, वो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस सर्विस के लिए वो जो चाहे वही पीरियड ओनली हम एक्सक्लूड करेंगे, मगर पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा, तो इसलिए ये थोड़ा लेस सीवियर है, मगर इसको डिक्लेयर कर दिया गया ब्रेक इन सर्विस। तो ब्रेक होने से प्रॉब्लम क्या है ना, ब्रेक हो गया मींस पास सर्विस फॉरफिट हो जाएगा। तो जहां पर कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, कि LTC के लिए, कि आप टेम्पररी पोस्ट में हो परमानेंट पोस्ट को जाओगे, तो इसमें डिसेबिलिटी लग जाएगा, तो पास सर्विस फॉरफिट हो जाएगा, तो ये थोड़ा मोर सीवियर है। इसको कंडोन कौन कर सकते हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या करेगा ना, इस केस में उसको कंडोन कर दे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, और तीनों में एक्चुअली जो ब्रेक इन सर्विस है वो तीनों के लिए डिसेबल बन जाता है, जो कंटिन्यूअस सर्विस होता है। याद रखिए, एक है डिपार्टमेंटल एग्जाम है, एक LTC है, और एक क्वासी परमानेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वासी परमानेंसी में आप टेम्पोररी पोस्ट में हो, सपोज एग्जाम्पल टेम्पोररी पोस्ट में हो, कंटिन्यूअस आपका 3 ईयर सर्विस होगा तो आपका परमानेंट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस सर्विस के लिए बहुत डेंजरस है ब्रेक इन सर्विस, यदि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंडोन नहीं किया। और अंडर ये रूल पोजीशन देखिए, फंडामेंटल रूल 17A में ब्रेक इन सर्विस है, उसको ब्रेक इन सर्विस यदि इंपोज कर दिया जाएगा पेनल्टी, तो पास सर्विस आपका फॉरफिट हो जाएगा और कंटिन्यूअस सर्विस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और अदर केस में प्रॉब्लम नहीं है, चाहे प्रमोशन हो, जो सीनियरिटी बेसिस में प्रमोशन, की आपका में MSCP मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन,
तो इसमें अदर केस में कि प्रॉब्लम नहीं होगा, ओनली दैट पीरियड ओनली एक्सक्लूडेड, मगर कंटिन्यूअस सर्विस ब्रेक हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअस सर्विस के लिए 3 चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू FR फंडामेंटल रूल 17A, a break-in service caused by unauthorized absence directly resets or halts the continuous service clock required for which of the following benefits। मैं अभी बताया था आपका कंटिन्यूअस सर्विस ब्रेक हो जाएगा तीनों केस में। यहां पर देखिए, यहां पर मैं देख लिया प्रमोशन अंडर MACP, ये प्रमोशन अंडर MACP, ग्रेचुइटी, ऑन लीव अक्यूमुलेशन एंड मेडिकल रिइंबर्समेंट। ओके, तो कंटिन्यूअस सर्विस पूछा है तो ऑप्शन सी होगा, लीव ट्रैवल कंसेशन, क्वासी परमानेंसी एंड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ये तीनों के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, सर्विस कंटिन्यू होना चाहिए। तो सर्विस कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं तो सर्विस क्या होगा, पास सर्विस फॉरफिट हो जाएगा तो उसमें। ठीक है। तो सपोज देखिए आप ज्वाइन किया था, एक एग्जांपल देता हूं, जनवरी 1 2022। ठीक है। तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आपका 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, CS कर दिया कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, इसको एक साइड में रखता हूं। तो आपका क्या हुआ, 3 इयर्स कंप्लीट हो रहा है 2020 दिसंबर 31 2024 में आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। तो आप आपका डिपार्टमेंटल हायर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, मगर इसमें क्या हुआ, 2024 में जो अगस्त मंथ था, पूरा अगस्त मंथ को इट मींस ये ब्रेक इन सर्विस हो गया, अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, और अनऑथराइज एब्सेंस को ब्रेक इन सर्विस डिक्लेयर कर दिया गया। ब्रेक इन सर्विस थोड़ा सीवियर हो गया। डायज नॉन होने से प्रॉब्लम नहीं है, डायज नॉन में कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट नहीं होता है, मगर थोड़ा मोर सीवियर है ब्रेक इन सर्विस। इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया ये ब्रेक इन सर्विस है। ओके, तो अगस्त, पूरा अगस्त मंथ आपका अनऑथराइज एब्सेंस था, अगस्त मंथ 2024 था, अगस्त मंथ 2024 था। ठीक है, तो आपका अभी फिर कंटिन्यूअस सर्विस रीस्टार्ट होगा, क्योंकि 3 इयर्स आपका ब्रेक हो गया। पास सर्विस जो इट मींस अगस्त 1 से पहले, अगस्त 1 2024 से पहले जो भी आप वर्क किया था वो फॉरफिट हो जाएगा। तो आपका फिर इसी एग्जांपल में रीस्टार्ट होगा कंटिन्यूअस सर्विस सितंबर 1 2024। तो ये डेंजरस है, तो इसीलिए आप कंफ्यूजन मत, वही अनऑथराइज एब्सेंस है, कभी कभी उसको डायज नॉन डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें डायज नॉन में क्या है, कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट नहीं होगा, मगर वही अनऑथराइज एब्सेंस को ब्रेक इन सर्विस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, ब्रेक इन सर्विस में BIS कर दिया, ब्रेक इन सर्विस में क्या है, आपका कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट होगा। कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट होगा मींस आपका पास सर्विस फॉरफिट हो जाएगा, जहां पर कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए। और 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट में बताया, डिपार्टमेंटल एग्जाम, LTC एंड क्वासी परमानेंसी केस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, provisions of fundamental rule 17A operate without prejudice to which of the following rules? Rule 56J of the fundamental rules, Rule 27 of the Central Civil Services Pension Rules 1972, Rule 3 of CCS Conduct Rules 1964, Rule 14 of the CCA Rules 1965। देखिए, यदि आपका ब्रेक इन सर्विस कंटिन्यूअस सर्विस फॉरफिट हो जाता है तो ये पेंशन के लिए अफेक्ट होता है। तो ब्रेक इन सर्विस में याद रखिए, ब्रेक इन सर्विस में आपका जो पेंशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंशन में क्या है, आपका क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। यदि आपका पास सर्विस फॉरफिट हो गया तो आपका पेंशन पूरा अफेक्ट हो गया, तो इसके लिए पेंशन को वो अफेक्ट नहीं करता है। पेंशन मैटर में उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंडोन कर देता है, ब्रेक इन सर्विस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंडोन कर देता है। ठीक है, तो आपका पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। ओनली क्या है, पेंशन रिलेटेड में जो आपका अनऑथराइज एब्सेंट पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा, मगर आपका पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो पेंशन के लिए ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये रूल 27 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 बोल रहा है, याद रखिए। ओके,
क्लियर? तो ओनली डिसेबिलिटी है तीनों केस जो कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए। मगर आप बोलेंगे पेंशन, पेंशन क्या ब्रेक इन सर्विस डिक्लेयर कर देने के बाद वो डिसेबिलिटी हमारा पास सर्विस फॉरफिट होगा? पेंशन के लिए नो, पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। ओनली जो ब्रेक इन सर्विस पीरियड है वही पीरियड ओनली काउंट नहीं होगा क्वालिफाइंग सर्विस में, ठीक है? तो ये रूल 27 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 बोल रहा है, ठीक है? ये आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, in the case of employees working in industrial establishment, unauthorized absence causes a break in service if it occurs during a strike declared illegal under which act? ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में सपोज मास मैनर एम्प्लॉइज ने क्या किया, स्ट्राइक में चला गया और वो स्ट्राइक को इलीगल माना गया, ठीक है? तो किस एक्ट पर एक्चुअली उसको इलीगल माना जाएगा और वो स्ट्राइक पीरियड को ब्रेक इन सर्विस अंडर फंडामेंटल रूल 17A उसको अनऑथराइज एब्सेंस से उसको ब्रेक इन सर्विस डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है? और ब्रेक इन सर्विस में जानते हो सबसे डिसेबिलिटी है कंटिन्यूअस सर्विस जहां पर चाहिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलटीसी एंड थर्ड वन क्वासी परमानेंसी, ठीक है? तो इसमें देखिए जो एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? इसी एक्ट के आधार पर यदि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में इन कॉन्ग्रेगेट मैनर इट मींस टुगेदर एक्चुअली द एम्प्लॉइज दे गो फॉर स्ट्राइक एंड द स्ट्राइक एक्चुअली must be declared as illegal under the Industrial Disputes Act 1947, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? टू स्टेटमेंट्स गिवन, हम करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, मैं यहां पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है? करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट 1 देखिए, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2। द पेनल्टी ऑफ ए ब्रेक इन सर्विस अंडर FR 17A टेक्स इफेक्ट ऑटोमेटिकली अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। देखिए यदि अनऑथराइज एब्सेंस हो गया ऑटोमेटिकली ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा यदि उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने कंडोन नहीं किया, अनलेस अदरवाइज डिसाइड। देखिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है कि अनऑथराइज एब्सेंस को क्या किया जाएगा, वो लेस सिवियर है डाइज नॉन, लेस सिवियर डाइज नॉन, मोर सिवियर ब्रेक इन सर्विस, क्योंकि डाइज नॉन में ओनली दैट पीरियड कंटिन्यूअस सर्विस। मेन डिफरेंस है डाइज नॉन ब्रेक इन सर्विस में यही है। अदर्स देखिए एक चीज याद रखिए, मेन डिफरेंस जो है डाइज नॉन, यहां पर ब्रेक इन सर्विस, इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यूअस सर्विस नॉट अफेक्टेड, कंटिन्यूअस ओनली दैट पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे मगर कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट नहीं होगा। मगर इसमें क्या है, कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्टेड, कंटिन्यूअस सर्विस, यही है मेन डिफरेंस। अदरवाइज सेम है। अदरवाइज क्या है, लीव जैसे EL HPL तो अफेक्ट होगा और वो ड्यूटी में माना नहीं जाएगा, क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा वो पीरियड, आप समझ रहे कि नहीं? तो यही है डिसेबिलिटी। जैसे प्रमोशन केस में वो पीरियड काउंट नहीं होगा, MSCP में वो पीरियड काउंट नहीं होगा, मगर आपका वो तो चाहे डाइज नॉन हो, BIS जो ब्रेक इन सर्विस हो, प्रमोशन, MSCP, ठीक है, इसमें आपका प्रमोशन में सीनियरिटी लूज नहीं होगा, दोनों में सीनियरिटी लूज नहीं होगा, आपका MSCP में सीनियरिटी लूज नहीं होगा, मगर वो पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ड्यूटी में माना नहीं जाएगा ना। मगर मेन डिफरेंस यही है कि डाइज नॉन में कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट नहीं होगा, याद रखिए, मगर यदि उसको ब्रेक इन सर्विस डिक्लेयर कर दिया गया तो वहां पर कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट होगा, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, LTC के लिए और क्वासी परमानेंसी, याद रखिए, ओनली दैट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, अदरवाइज सेम है, ठीक है? तो इसीलिए क्या करते हैं, वही अनऑथराइज एब्सेंस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डाइज नॉन डिक्लेयर करेगा तो बढ़िया है, वो थोड़ा लेस सिवियर है। यदि उसको ब्रेक इन सर्विस डिक्लेयर कर दिया तो आपका कंटिन्यूअस सर्विस के लिए अफेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए वो दिया है कि यदि कुछ डिक्लेयर नहीं किया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कुछ नहीं बोला तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक होगा, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, an individual employee who deserts their post without acting in a concert with others is exempt from the break in service। देखिए क्लॉज, देखिए वो नहीं है, आप बोलोगे कि मैं स्ट्राइक इंडिविजुअली में स्ट्राइक में चला गया, मैं ग्रुप में जो स्ट्राइक में मैं नहीं गया, मैं इंडिविजुअली स्ट्राइक में गया, चाहे आप इंडिविजुअली जाओ कि आप ग्रुप वाइज जाओ, ओके, वो स्ट्राइक इलीगल है, विदाउट परमिशन स्ट्राइक है, तो वो अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा और ब्रेक इन सर्विस होगा, क्लॉज में है, ठीक है? तो ये गलत है कि इंडिविजुअली में क्या स्ट्राइक में चला गया और उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसको वो पीरियड को अनऑथराइज एब्सेंस नहीं माना जाएगा।
अरे भाई चाहे इंडिविजुअली जाओ, इफ यू गो फॉर स्ट्राइक इंडिविजुअली और इफ यू गो फॉर स्ट्राइक ग्रुप वाइज, इन बोथ केसेस एक्चुअली देयर इज नो परमिशन। तो डायजनन बोल रहा है कि नो ड्यूटी नो पे, और बिना परमिशन से, विदाउट ऑथराइजेशन, ओके, विदाउट परमिशन ऑफ द लीव अथॉरिटी, इफ यू गो फॉर स्ट्राइक एंड देयर इज नो परमिशन फॉर स्ट्राइक, वो अनऑथराइज एब्सेंस होगा। इधर वो लेस सीवियर होगा डायजनन, नहीं तो मोर सीवियर होगा ब्रेक इन सर्विस, क्लॉज में है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो वही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, which of the following special circumstances can extraordinary leave be granted to a government servant? अच्छा, कौन सा स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट? ओनली व्हेन नो अदर काइंड ऑफ लीव इज एडमिसिबल अंडर द रूल्स। हाँ, यदि आपका कोई भी लीव नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में भी आपको सैलरी नहीं मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, ईओएल 2 चीज है इसमें, याद रखिए। मैं थोड़ा ईओएल के ऊपर बता देता हूं, इसको भी बता चुका हूं, मेरा ऑलरेडी मेरा थ्योरी वीडियो देखिए इसके ऊपर। ईओएल में कर दिया यहां पर विथ एमसी, आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, और ईओएल विदाउट एमसी, ये है विदाउट एमसी। दोनों केस में क्या है, इसमें आप बोलोगे सैलरी नहीं, इसमें सैलरी नहीं मिलेगा, इसमें सैलरी नहीं मिलेगा। अच्छा, ड्यूटी मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, ड्यूटी में काउंट होगा, मगर ये ड्यूटी में काउंट नहीं होगा। क्लियर? और दोनों में लीव अफेक्ट होगा, लीव जो ईएल बेसिकली ईएल लीव जो ईएल इसमें अफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें अफेक्ट होगा, इसमें भी अफेक्ट होगा, दोनों में लीव अफेक्ट होगा, मगर ओनली ड्यूटी। ईओएल विथ एमसी ओनली ड्यूटी में माना जाएगा, मगर ईओएल विदाउट एमसी ड्यूटी में नहीं माना जाएगा, याद रखो, मेन वही है। अदरवाइज सैलरी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका ड्यूटी में माना जाएगा मींस विथ एमसी क्वालिफाइंग सर्विस इंक्लूड होगा। अदरवाइज आपका चाहे ईओएल विथ एमसी और ईओएल विदाउट एमसी, इसमें मेन डिफरेंस है, विदाउट एमसी ड्यूटी में माना नहीं जाएगा, विथ एमसी ड्यूटी माना जाएगा। ठीक है, और बाकी ईएल जो और लीव है वो अफेक्ट होगा दोनों में। ठीक है, तो वही है, यहां पर दे दिया आपका कोई लीव नहीं है, आपको ईओएल मिलेगा, ये फर्स्ट करेक्ट है। ओनली व्हेन नो अदर काइंड ऑफ लीव इज एडमिसिबल अंडर द रूल्स, तो ईओएल नो वर्क नो पे, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। और विदाउट एमसी में जा रहे हो तो वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, तो इंक्रीमेंट के लिए वो काउंट नहीं होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ड्यूटी मेन चाहिए ना। यदि ड्यूटी मेडिकल सर्टिफिकेट आप दे दिए तब आपका वो ड्यूटी में काउंट होगा, तो एज यूजुअल क्वालिफाइंग सर्विस है कि इंक्रीमेंट है, सब में काउंट होगा, मगर सैलरी नहीं है और आपका ईएल अफेक्ट होगा। ठीक है, When other leave is admissible but the employee requests the grant to of UL। अच्छा, मजा बात है, आपका अदर लीव है, सपोज आपका खाते में ईएल है, मगर फिर भी आपको ईओएल चाहिए, आप बोले नहीं मेरा मैं ईएल लेना नहीं चाहता हूं, मुझे ईओएल चाहिए। ओके, राइटिंग में दे रहे हो तो आपको ईओएल मिलेगा, नो वर्क नो पे, सैलरी नहीं मिलेगा, और ड्यूटी में काउंट नहीं होगा वो पीरियड। और मजा बात है, आपका ईएल है, खाते सर्विस बुक में आपका ईएल है, ईएल ड्यू। Okay, EL is due, but you do not want to take EL by your own request. तो when the employee has exhausted all casual leaves but has earned leave balance, ऐसा नहीं है, तो उसमें यही दोनों स्पेशल सर्कमस्टेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों केस में यदि कोई लीव नहीं है आप ईओएल लेकर जाओगे, और लीव है, सीएल है, ईएल है, मगर फिर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे ईओएल दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question 16, how are 2 spells of extraordinary leave treated if they are intervened by any other kind of leave? देखिए, सपोज यहां पर यूएल आपका 10 days है, और यहां पर संडे आ गया, मिडिल में संडे आ गया, ये स्पेल खत्म हो गया, ये स्पेल 1 है, यहां ये स्पेल खत्म हो गया, फिर यहां से संडे के बाद फिर आप सेकेंड स्पेल यूएल आप ले लिए, अनदर 10 days ले लिए, ये सेकेंड स्पेल, ये सपोज स्पेल 2,
तो उस केस में ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि मिडिल में ओनली इंटरवेन कर रहा है संडे की एनी पब्लिक हॉलीडे। फर्स्ट स्पेल में आप 10 डेज ले लिया, स्पेल 1, फिर संडे आ गया, ये एनी अदर पब्लिक हॉलीडे आ गया, फिर बाद में फिर नेक्स्ट ईओएल फिर ले लिए इमीडिएटली 10 डेज से स्पेल 2 में, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो ऑप्शन आप देखिए, दे आर ट्रीटेड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दे आर ट्रीटेड एज वन कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम लिमिट्स। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट आप ऐसे यूएल ले सकते हो 5 ईयर्स। फंडामेंटल रूल 18 बोल रहा है जो लीव है, सपोज आप ले सकते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव 5 ईयर्स ले सकते हो, मगर मजा बात है ईओएल आप नोइंगली मत लो। ईओएल आप नोइंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ऐसे ले रहे हो तो ठीक नहीं है, मगर विथ एमसी मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडिकल ग्राउंड में आप ले सकते हो मैक्सिमम 5 ईयर्स मैक्सिमम। जो बोल रहा है, अच्छा आप मुझे बोलेंगे कि फंडामेंटल रूल क्या है? फंडामेंटल रूल 18 बोल रहा है, और विथ एमसी होना चाहिए मेडिकल ग्राउंड में, बिना मेडिकल ग्राउंड में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी रूल है मैक्सिमम 5 ईयर्स है। तो यहां पर तो कोई 2 स्पेल के अंदर यदि 2 स्पेल्स है उसके अंदर कोई हॉलीडे संडे की पब्लिक हॉलीडे इंटरवेन करता है तो कंटिन्यूअस स्पेल हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 17, which of the following statements is true regarding the retrospective conversion of unauthorized absence? A periods of absence without leave can never be regularized retrospectively. The authority competent to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave. Unauthorized absence can only be converted into a commuted leave on a medical certificate. Retrospective commutation can only be done by the President of India. यही दिया है। तो which of the following statements is true regarding the retrospective conversion of unauthorized absence? ठीक है, तो जो अथॉरिटी यहां पर देखिए ऑप्शन, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली पीरियड्स ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप का अनऑथराइज एब्सेंस होता है तो जो लीव अथॉरिटी है वो उसको कम्यूट कर सकता है, कम्यूट करेगा, वो जो अनऑथराइज एब्सेंस है उसको ईओएल में डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, उसको ईओएल में डिक्लेयर कर देगा, लीव इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनऑथराइज एब्सेंट को ना। डायज नॉन ब्रेक इन सर्विस क्या है? पेनल्टी है, डिसेबिलिटी है। डायज नॉन लेस सीवियर है जिसमें आपका डायजनॉन पीरियड में क्या है, उतना पीरियड वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तो डायजनॉन और ब्रेक इन सर्विस के ऊपर पूरा डिटेल्स बोल चुका हूं, तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है कि नहीं, यदि अनऑथराइज एब्सेंस होता है हो सकता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली वो जो पास्ट में आप लिए थे अनऑथराइज एब्सेंट, आप एब्सेंट हो गए थे अनऑथराइजली, तो आप जस्टिफिकेशन दे दो, आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को कन्वर्ट कर देगा ईओएल में। ठीक है, क्लियर? तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव मे कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली periods of absence without leave into extraordinary leave. Option B is the correct answer. Okay. Question number 18. If a government servant remains absent after the end of their authorized leave without getting an extension, how is the period of absence treated against their leave account? आप देखिए, सपोज आप छुट्टी लिया था जनवरी 1 to 10 लिया था ईएल, ठीक है, मगर आप आकर जनवरी 16 में ज्वाइन कर रहे हो तो 5 डेज, तो यहां पर 5 डेज अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। आप परमिशन नहीं लिया है, आप कोई अप्रोच नहीं किया है कि मेरा लीव को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, आप अप्रोच नहीं किया, इसे 5 डेज रह गए। एक्चुअली ईएल लिया था 10 डेज, जनवरी 1 to 10, ओके, जनवरी 1 to 10 ईएल लिए थे, 10 डेज ईएल लिए थे, मगर आप ज्वाइन कर रहे हो जनवरी 16 में, और ये जो एक्स्ट्रा 5 डेज ले लिया
आप तो इन्फॉर्म नहीं किया लीव अथॉरिटी को एक्सटेंड करने के लिए। तो इस तरीके का जो ओवरस्टे हो गया, ये ओवरस्टे हो गया। इस केस में क्या किया जाएगा? तो इस केस में क्या किया जाएगा, ये जो अनऑथराइज एब्सेंस हुआ 5 डेज, तो यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या करेगा, आपका लीव अथॉरिटी इसको फर्स्ट आपका देखेगा कि आपका एचपीएल है। यदि आपका एचपीएल है, एचपीएल में उसको डेबिट करेगा 5 डेज को। सपोज आपका खाते में एचपीएल 2 है, एचपीएल 2 है, तो 2 एचपीएल डेबिट करेगा और 3 डेज को यूएल कर देगा। मगर एक मजा बात है, यदि एचपीएल वो 2 एचपीएल एक्चुअली डेबिट करेगा, क्या उसको आपको हाफ पे जो सैलरी मिलेगा, हाफ सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो मजा बात है इसमें, यदि ओवरस्टे करते हो, जो ओवरस्टे, यदि आप ओवरस्टे करते हो, तो ओवरस्टे को वो चाहेगा आपको बचाने के लिए कि डायजनल ब्रेक इन सर्विस ना हो। तो ओवरस्टे पीरियड में जो आपका एचपीएल ड्यू है, एचपीएल ड्यू है, वो एडजस्ट किया जाएगा। और बाकी यदि एचपीएल ये खत्म हो गया, तो तब आपका ये यदि एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, तो यूएल में डेबिट किया जाएगा। समझ रहे हो ओवरस्टे को? क्लियर? अच्छा, इसमें आप बोलोगे जो एचपीएल में एडजस्ट किया गया, क्या वहां पर हाफ पे जो एचपीएल में जो हाफ सैलरी मिलता है क्या मिलेगा? यहां पर नहीं मिलेगा नॉर्मली। यदि उसको वो ओवरस्टे जो आप रह गए, आप रीजन दे दोगे, जस्टिफिकेशन कि इस सर्कमस्टांस से यही रीजन है मैं ओवरस्टे कर गया, कि कोई मेडिकल इमरजेंसी था, कोई भी, यदि वो जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तब वो ये तो कंपलसरी है। नॉर्मली ओवरस्टे को इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। फर्स्ट एचपीएल जो ड्यू है उससे एडजस्ट किया जाएगा, एचपीएल नहीं है बाकी पीरियड को यूएल में एडजस्ट किया जाएगा। मगर आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तो कंसर्न एम्प्लॉय हैज गिवन प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि फॉर ड्यू टू दिस रीजन ओनली आई वाज एब्सेंट, ओके, फॉर मोर डेज विदाउट परमिशन। तो आपका जस्टिफिकेशन यदि राइट होगा, तब आपका ये जो एचपीएल जो हाफ सैलरी मिलेगा, ये जो एचपीएल को कन्वर्ट होगा। अदरवाइज आपका जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया कंप्लेंट अथॉरिटी ने, तो एज यूजुअल ओनली एचपीएल आपका जो जितना ओवरस्टे पीरियड है, फर्स्ट एचपीएल ड्यू है आपका खाते में है, डेबिट किया जाएगा। वो खत्म हो गया तो फिर यूएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट किया करके एडजस्ट किया जाएगा। और इसमें आपका जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें जो आपको एचपीएल जो डेबिट हुआ उसमें आपको हाफ सैलरी ओके नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से एडजस्ट होता है। आप देखिए सीसीएस लीव रूल, देखिए आप लीव रूल का लीव रूल 1972 का रूल 25 देखिए, ओवरस्टे के ऊपर है। सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 25 ओवरस्टे के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज डेबिटेड एज हाफ पे लीव टू द एक्सटेंड ड्यू। जितना एचपीएल है, आप जो जितना आपका ओवरस्टे हो गया पीरियड, फर्स्ट उसको आपको जो आपका जो सर्विस बुक में एचपीएल है उससे एडजस्ट किया जाएगा। यदि एचपीएल खत्म हो गया, बाकी पीरियड जो एक्सेस है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में डिक्लेयर किया जाएगा। और यदि आपका जस्टिफिकेशन सही है, तो आपको जो एचपीएल में डेबिट किया गया, जितना एचपीएल डेबिट किया गया उसके हिसाब से आपको हाफ सैलरी एडजस्ट होगा, यदि आपका जस्टिफिकेशन सही है। यदि आपका जस्टिफिकेशन सही नहीं है, तो बाकी एज यूजुअल ये एचपीएल में एडजस्ट किया जाएगा, और एक्सेस होए तो यूएल में एडजस्ट किया जाएगा। और इसमें कोई एचपीएल जो एडजस्ट किया गया उसमें कोई हाफ सैलरी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फाइनेंशियल एंटाइटलमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस कंटिन्यूइंग आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ऑथराइज्ड लीव? अच्छा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ऑथराइज्ड लीव, जैसे मैं अभी बताया था, तो कोई सैलरी नहीं मिलेगा। आप जैसे अभी एग्जांपल बताया था, जनवरी 1 to 10 आप ईएल लिए थे, मगर अभी आप जनवरी 16 में आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका जो 5 डेज ये ओवरस्टे हो गया, ये 5 डेज के लिए आपको सैलरी नहीं मिलेगा। ओके, एंटाइटल्ड टू नो लीव सैलरी, क्योंकि ये आप परमिशन नहीं लिया। जो आपका पीरियड जो एक्सटेंड हुआ, परमिशन ले जाते, आप बता देते कि मैं मेरा ये एक्सटेंड किया जाए क्योंकि ये रीजन है,
ठीक है, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेना चाहिए। परमिशन नहीं लिया, आप 10 ईयर लिए थे और वहां पे आप पे आके ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आकर 16 में ज्वाइन कर रहे हो, तो 5 डेज जो है वो अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, ओवरस्टे हो गया। तो ये जो ओवरस्टे है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? एचपीएल एंड यूएल में। फर्स्ट एचपीएल में एडजस्ट किया जाएगा, इतना एचपीएल नहीं है तो यूएल में एडजस्ट किया जाएगा, और उस केस में आपको क्या है, सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी। और नॉर्मली यदि आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सोचता है, आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे दिया कि मेडिकल इमरजेंसी था, मैं 5 डेज रह गया और मैं आपका परमिशन नहीं लिया, यदि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है, तो जो एचपीएल जो डेबिट हुआ, एचपीएल में जो ओवरस्टे लीव को एडजस्ट किया गया, उसमें वो हाफ सैलरी आपको मिल सकता है, मगर वो रेयर केस में। मगर नॉर्मली जो ओवरस्टे पीरियड है, इसमें नो लीव सैलरी, एंटाइटल्ड टू नो लीव सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ सच एब्सेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन 2 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। willful absence from duty after the expiry of leave automatically extends the leave period by default। ये भूल है, देखिए willful, जानबूझकर आप एब्सेंट, आप जितना ईएल लिया था उसके बाद आप आकर ज्वाइन नहीं कर रहे हो, जानबूझकर आप एब्सेंट हो गए, अनऑथराइज एब्सेंट, तो उसके ऊपर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। तो willful absence ठीक नहीं है। यदि आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप परमिशन लो, किस रीजन दे दो, जस्टिफिकेशन दो, सर्कमस्टांस दो, इस सर्कमस्टांस के वजह से मुझे मेरा लीव को एक्सटेंड किया जाए। मगर जानबूझकर आप विलफुल एब्सेंस मींस आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, तो याद रखिए, यदि जानबूझकर नोइंगली आप माने आप जितना लीव लिया था उसके बाद भी ओवरस्टे आपका लीव हो रहा है, और knowingly actually competent authority might means detected that knowingly actually you were absent after completion of the leave period, तो disciplinary proceeding होगा। आप जस्टिफिकेशन दो ना, प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो कि इसके वजह से मेरा लीव जो है ओवरस्टे हो गया, क्योंकि रीजन था, कोई प्रॉपर रीजन दे दो, प्रॉपर सर्कमस्टांस दे दो कि मेडिकल इमरजेंसी था, मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, कि एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाया, वो अलग बात है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये 20 क्वेश्चंस में डिस्कस किया, तीनों के ऊपर था, डायज नॉन था, ब्रेक इन सर्विस था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव था। तो आप ये पार्ट 1 था, फिर आप पार्ट 2 को वेट कीजिए। ठीक है, तो प्लीज माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू वांट टू सी माय वीडियो, प्लीज subscribe my channel. Okay, click the subscribe button. So thank you and namaskar to all of you.